Hello students, how are you? Hope you all will be fine. आज का हमारा लेक्चर जो है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के बारे में है। आपको पता है लास्ट टाइम हमने रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था और ये भी आपने उस लेक्चर में देखा था कि रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम और जो न्यूटोनियन फिजिक्स का मोमेंटम हम पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस है। जब इन दोनों में डिफरेंस है यानी रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम और न्यूटोनियन फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम का डिफरेंस है, तो फिर यकीनन हमारा ज़हन जो है इस तरफ जाता है कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी ज़ाहिर है अगर एक बॉडी जो है उसका मोमेंटम ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स की काइनेटिक एनर्जी को देखें तो इसका भी डेफिनेटली डिफरेंस होगा, फर्क होगा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो आज हम उस डिफरेंस को देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है उसका और न्यूटोनियन फिजिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या फर्क है और कौन सा रिलेशन नया बनता है अगर हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करें अब जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं ना कि एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो फिर अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और उसका एक खास मैस भी है तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम न्यूटोनियन फिजिक्स में देखते हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो उस केस में फिर क्या यही फार्मूला वैलिड है? एग्जैक्टली नहीं, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए है। तो फिर वो बॉडीज जिनकी मोशन रिलेटिविस्टिक मोशन है, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसको हम देखेंगे एग्जैक्टली। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है या जो कुछ हम जानते हैं वो एग्जैक्टली वही फार्मूलाज आर एप्लीकेबल हैं उन बॉडीज के लिए जो स्लोली मूव करती हैं। तो हम स्टार्ट तो उसी से ही लेंगे लेकिन आगे चेंजेस हम रिलेटिविस्टिकली में चेंजेस लाते जाएंगे। तो अगर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करें, और आपको पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है जो आप जानते हैं पहले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड अप होती जाती है और आफ्टर सर्टन टाइम टी वो उसकी स्पीड जो है वो वी हो जाती है। तो स्पीड उसकी 0 से वी तक लाने के लिए उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है और जितना वर्क उसमें उस पर किया जाता है काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली उसी वर्क के इक्वल होगी। तो हम एग्जैक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इस और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम देखते हैं, जब हमने पहले देखा वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, फिर उसको बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सर्टेन टाइम टी वो इंक्रीज होगी जब उसकी स्पीड वी होगी। तो हम फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन को तो हम जानते हैं कि वो F.dx है। लेकिन अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी की जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका उसी डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में वो कवर कर रही है, तो फिर F.dx जो है यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वो F.dx से इक्वल होगा। हम फोर्स का फार्मूला फोर्स को जानते हैं कि फोर्स असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है, यानी मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। सो हम ऐसे करते हैं कि फोर्स को इस dp और dt से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी dx वैसे ही आ गया। और मोमेंटम चूंकि हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को के लिए फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें मोमेंटम भी रिलेटिविस्टिक लेना पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक है और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये प्रोपोर्शनल भी हैं। तो फिर यकीनी बात है हमें मोमेंटम जो है वो भी रिलेटिविस्टिक लेना पड़ेगा। और हम मोमेंटम का जो फार्मूला एम नॉट गैमा वी है उसको पी की जगह पुट करेंगे। लेकिन एम नॉट जो है ये रेस्ट मैस है। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो
उसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि उसमें उसकी मैस कंटेंट यानी एनर्जी कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं, उसका मैस इंक्रीज हो जाता है। और इसी इसी बेस पर आइंस्टाइन ने जो अपनी वेल नोन इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी मैस और एनर्जी ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, तो वो दिया था। यानी अगर कोई बॉडी जैसे जैसे मूव करती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी, अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होंगे, तो उसका मैस भी ज्यादा होगा। तो हम इसमें, लेकिन अगर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मैस और है, और अगर मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, तो उसका मैस में चेंज आ जाएगी। सो हम मैस को यहाँ पर हम इस मोमेंटम के केस में हमने ड्रॉ किया था, हम रेस्ट मैस ले रहे थे, इसलिए मैं इसको एम सब नॉट जो है वो लगा रहा हूँ, और एम नॉट गैमा वी फार्मूला वैल्यू पुट कर दी मोमेंटम की। यहाँ पर एम नॉट कांस्टेंट है, इट इज अ रेस्ट मैस। सो हम पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, बल्कि एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम इसका डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से इसका इंटीग्रल लेंगे। तो फिर हम मैस को कांस्टेंट मैस को बाहर ले लिया, और गैमा वी और डी एक्स को हमने डिवाइड कर दिया डी टी पर, और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स और डी टी दिस इज इक्वल टू वी, तो इसकी जगह वी लगा दिया, और डी और डी टी इंटू गैमा की वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2, वी वैसे ही न्यूमरेटर में है, और डी टी। अब हमारे पास यहाँ दो फंक्शन आ गए, एम नॉट तो कांस्टेंट था, और ये इंटीग्रल जो है हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ऑल द पाथ। जब हम देख रहे हैं ना उसकी वेलोसिटी 0 से v हुई है, तो पूरे इस पाथ के दौरान, पूरे इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई है, यानी वेलोसिटी v होने तक जितनी काइनेटिक एनर्जी हुई है, हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिमिट जो लेंगे वो 0 टू v लेंगे, और अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक वेलोसिटी और दूसरा d ओवर डी टी इंटू v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2 डी टी, 1/2। और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दो फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो एम नॉट वैसे ही, और जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करें, फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड का इंटीग्रल ले लिया, तो डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल हो गया, सो माइनस होल का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल आ गया। अगर हम देखें तो हम नॉट बाहर ले लिया, ये v और v मिलकर v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर की पावर 1/2 आ गया, माइनस होल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू v, और ये हमारे पास यहाँ dt कैंसिल हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया v और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमें ये पता है, ये पहली टर्म तो वैसे ही लिख दी, माइनस हमें ये पता है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर बार 1/2 है। तो ये सिंपल सा ये डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव 2v ओवर सी स्क्वायर हमारे पास मौजूद हो, हमें लगा बना लेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम डिफरेंशियल लें, इसका इंटीग्रल लें, तो बड़ी आसानी से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पर 1/2, और लिमिट लगा दी। अभी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो एम नॉट वी स्क्वायर को पहले अप्लाई किया तो ये सारी टर्म्स वैसे की वैसे आ गई, माइनस जब 0 को अप्लाई करेंगे तो ये टर्म पहले 0 हो जाएगी और दूसरी सी स्क्वायर रह जाएगी, सिर्फ माइनस सी स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास टोटल ये आ गया। हम सी स्क्वायर को सेपरेट रहने देंगे और बाकी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एम नॉट वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल की पावर 1/2, और ये गैमा है, तो इसको गैमा को एम नॉट के साथ लगा दिया और एम नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एम नॉट गैमा, ये वी स्क्वायर कैंसिल और साथ आ गया सी स्क्वायर, माइनस एम नॉट जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ गया एम नॉट सी स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं क्योंकि हम आगे इसको फिर यूज करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला आ गया एम नॉट गैमा सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन लें तो रिजल्ट आता है गैमा -1, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आता है। जबकि अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स में देखें तो हमारे पास रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर,
बट हेयर इज एम नॉट सी स्क्वायर गामा माइनस वन। तो ये दोनों रिलेशन में डिफरेंस है। ये आपको ये बताया कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हो या रिलेटिविस्टिकली हम जितने भी रिलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको देखें तो वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं लो वेलोसिटी पर भी। तो हम चेक करते हैं क्या ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर वेलोसिटी बहुत थोड़ी हो या बॉडी रेस्ट में हो तो क्या ये एप्लीकेबल है, इसको चेक करते हैं। तो अगर अब बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो तो गामा की वैल्यू 1 होगी, तो 1 पुट करें 1 माइनस 1, आंसर इज जीरो। सो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और वैसे भी अगर हम क्लासिकली काइनेटिक एनर्जी को देखें तो अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। फिजिकल भी समझ तो आता है कि अगर एक बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। बट अगर बॉडी मूव कर रही है लेकिन वो क्लासिकली मूव कर रही है, उसकी स्पीड कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है, तो इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो फिर कैसा रिजल्ट आएगा। हम फिर क्या करते हैं, हम अगेन वही इक्वेशन लेते हैं, ये एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन ओवर गैमा की वैल्यू माइनस वन। अब गैमा को आप लोग अगर गैमा वन माइनस वी, ये वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पर वन ऊपर ले जाए तो ऊपर वन माइनस वन बाय टू हो जाएगा। यहाँ इतनी से बार बाइनोमियल लगा दें क्योंकि वी स्क्वायर वी इज वेरी वेरी लेस देन सी, और बहुत कम है तो फिर स्क्वायर तो और ज्यादा कम हो जाएगा, और अगर बहुत कम हो जाएगा तो फिर हम वो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर लगा सकते हैं ना, वन माइनस एक्स की पावर एन तो इज इक्वल टू वन माइनस एन एक्स, वो हम फार्मूला लगा दिया। तो हम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस, जब ये इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर माइनस टू सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, और वन वन से कैंसिल हो गया तो आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर वी स्क्वायर और टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, हाफ एम नॉट सी स्क्वायर। ये रिजल्ट तो एग्जैक्टली वही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखते हैं। तो इसका मतलब है हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है हमें लग रहा है कि ये ठीक है। और ये देखें, ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का यही जो फॉर्मूला है, ये लो स्पीड पर अगर कोई बॉडी क्लासिकली मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है तो फिर भी ये एप्लीकेबल है, और अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है तो फिर भी ये फार्मूला जो है ये एप्लीकेबल है। तो ये हमारे पास है, फिर इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया एम नॉट गैमा सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी असल में अगर आप लोग देखें तो दो एनर्जीज का, दो टर्म्स का डिफरेंस है, एम नॉट गैमा सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो हमें पता है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स हैं तो राइट हैंड साइड पर दोनों टर्म्स एनर्जी के यूनिट्स ही हैं, क्योंकि एम नॉट सी स्क्वायर हमें पता है ये एनर्जी है। यहाँ पर अगर एम नॉट सी गैमा सी स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये भी एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ये दो एनर्जी का डिफरेंस है। तो क्यों ना हम एम नॉट सी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी की तरफ ले जाएं, दूसरी लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास एम नॉट गैमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये बन जाती है। तो हम इस अगर गौर करें जरा इस जो रिलेशन है इस पर, तो हमें एम नॉट सी स्क्वायर ये क्या है, ये तो रेस्टलेस एनर्जी है। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होगी, और दूसरी टर्म जो है वो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक, अगर कोई मूव कर रही है तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, चाहे वो स्लोली मूव कर रही है या उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है, तो फिर हम दोनों टर्म्स का उसकी टोटल एनर्जी जो होगी ये दोनों टर्म के सम के इक्वल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स एक्चुअली टोटल एनर्जी को ज़ाहिर करती हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जो एम नॉट गैमा सी स्क्वायर है, इसको फिर हम टोटल एनर्जी कह सकते हैं। एग्जैक्टली टोटल एनर्जी कहा जा सकता है कि जब भी एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी होगी उसकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी रेस्ट मास एनर्जी। तो फिर टोटल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर ली, फाइंड कर ली, इक्वेशन रिलेशन फाइंड कर ली, और टोटल एनर्जी का भी। अब हम इसको फर्दर आप लोग कोई भी वैल्यू वेलोसिटी की लेकर आप टोटल एनर्जी और फिर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर बॉडी की स्पीड बहुत कम है, बॉडी यदि क्लासिकली मूव कर रही है, जैसे कि हम अपने सराउंडिंग में चीजें मूव करते हुए देखते हैं, या कोई भी गाड़ी या कार रोड पर चल रही है,
तो उसकी जितनी स्पीड है उस हिसाब से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, उसकी मैथ और स्पीड को देखते हुए हम जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर अप्लाई करें और फिर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी उसी वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करें। ये रिलेटिविस्टिक, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, तो ये भी हमें देखना चाहिए। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं और इसको फर्दर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।